नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सुनने पे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं माइनर 2C टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को, जिसके माध्यम से दोस्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, है ना। मात्र आपको इतने प्रश्न पढ़ लेना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है और कौन से क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बात करते हैं इसके वीवीआई क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन में दोस्त आपको पढ़ना है हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा एवं विकास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, है ना। इसी में क्वेश्चन एक और है कि हॉस्पिटैलिटी पर्यटन क्षेत्र में किस प्रकार सहायक सिद्ध होती है, उसके बारे में बताइए। कहने का अर्थ यह है कि हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं, इसकी क्या अवधारणा है, कैसे विकास होता है इसका, उसके बारे में बताइए। और ये जो है पर्यटन में किस प्रकार सहायक होता है उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन में दोस्त आपको पढ़ना है भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं और घटकों का विश्लेषण करिए। ये दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ देना है। तीसरा क्वेश्चन में दोस्त आपको ये पढ़ना है अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत अभियान की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए और इनके भारतीय हॉस्पिटैलिटी उद्योग में योगदान पर विचार प्रस्तुत करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये श्योर पूछेगा। ठीक है, फिर देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको पढ़ना है विश्व के वर्तमान समय में पर्यटन की स्थिति पर एक सम्यक विवेचना करिए। मतलब विश्व में अभी पर्यटन की क्या स्थिति है उसके बारे में बताइए। फिर देखिए क्वेश्चन 5 में आपको पढ़ना है भारत के 4 धाम यात्रा के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए, और इसका उत्तर मैंने करवा दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्त आपको पढ़ना है झारखंड में बैजनाथ धाम, सम्मेद शिखर, देवरी मंदिर और भद्रकाली मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़ना है पूर्वी भारत में इको टूरिज्म के विकास की स्थिति एवं इसकी आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन में दोस्त आपको पढ़ना है जलवायु परिवर्तन का पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वर्तमान संदर्भ में इस पर केस स्टडी के माध्यम से विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके दीर्घकालीन प्रभावों का विवेचना कीजिए। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है रोमांचकारी पर्यटन जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, पर्वतरोहण एवं सागर सफरिंग, है ना, कि क्या भूमिका और सुरक्षा पहलुओं का विश्लेषण करिए। इसकी क्या भूमिका होती है और इसका किस प्रकार से सुरक्षा पहलू है इसका, उसके बारे में बताइए। तो मात्र आपको ये 10 प्रश्न पढ़ना है दोस्त, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, एक एक करके हम लोग इन प्रश्नों को समझते हैं कि आखिर ये प्रश्न क्या है और इसके उत्तर हम लोगों को एग्जामिनेशन में किस प्रकार से लिखना है, ताकि फुल में से फुल नंबर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आज का क्वेश्चन है हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा, अर्थ, अवधारणा एवं विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉस्पिटैलिटी की क्या परिभाषा है इसको बताइए, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या अवधारणा है तथा इसका विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में बताइए, है ना। यही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है दोस्त कि हॉस्पिटैलिटी पर्यटन क्षेत्र में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं, है ना। तो चलिए दोस्त, बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से कि हॉस्पिटैलिटी शब्द जो है ना अंग्रेजी के हॉस्पिटैलिटी से बना है। ये जो शब्द है ये अंग्रेजी के हॉस्पिटैलिटी से बना है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अतिथि सत्कार कहते हैं। कोई पूछेगा कि हॉस्पिटैलिटी शब्द जो है ना वो किससे मिलकर बना है, तो आपको कहना है कि यह जो शब्द है वो अंग्रेजी के हॉस्पिटैलिटी शब्द से मिलकर बना है, जिसे हिंदी में अतिथि सत्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि सत्कार। मीन्स हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि का सत्कार करना। अब कह रहा है दोस्त कि ये जो अतिथि सत्कार है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। कितना, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, तो यहाँ पे कह रहा है
अतिथि और सत्कार, ये दो शब्द हो गया, है ना, जिसमें से अतिथि का अर्थ होता है मेहमान और सत्कार का अर्थ होता है सम्मान। मीन्स कह सकते हैं मेहमानों का सम्मान करना ही क्या कहलाता है, हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। कोई पूछेगा कि हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा कहना है दोस्त कि मेहमानों का सम्मान करना ही क्या कहलाता है, तो हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। अब देखिए इसके आगे लिखेंगे, अर्थात जब हम अपने मेहमानों का सम्मान या तो सेवा करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। मैं सीधा सीधा कहिएगा कि अगर आपको कोई पूछता है कि बाबू हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं, तो आपको सीधा सीधा कह देना है कि जब हम अपने मेहमानों या तो अतिथियों का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। वही कह रहा है कि जब हम किसी अतिथि मतलब मेहमान का प्यार, सम्मान और आदर के साथ स्वागत करते हैं, उसे आराम, खाना और अच्छी सेवा देते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, अर्थात अतिथियों का सत्कार कहते हैं। मतलब उनको बढ़िया से रखना, ठीक है, बढ़िया से खाना खिलाना, उनके साथ बढ़िया से बातचीत करना, अच्छी सेवा करना ही क्या कहलाता है, अतिथियों का सत्कार कहलाता है, मीन्स हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू से मान लीजिए कि आपके घर में आपके नाना जी आए, ठीक है, तो उसका आप पैर छुएं, उसको आप आराम से बैठाएं, ठीक है, उसको पानी दिए, नाश्ता करवाएं, है ना, उसको आराम करने के लिए जगह दिए, ठीक है, जब वो आराम किए तो उसके साथ आप बैठ के बातें किए, ठीक है, उसका पैर दबा दिए, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, सत्कार हो गया। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उस अतिथि का सत्कार कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, हॉस्पिटैलिटी कहलाएगा। तो यहाँ तक दोस्त आप समझ गए होंगे कि आखिर हॉस्पिटैलिटी क्या है ना। अब बात करते हैं अगर इसके उदाहरण का, तो देखिए उदाहरण में कह रहा है कि जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसे पानी, चाय, खाना, आराम और मुस्कान के साथ जो है ना क्या करते हैं, सेवा देते हैं। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या है, हॉस्पिटैलिटी है, अर्थात अतिथि सत्कार है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है दोस्त, हमारे प्राचीन समयों में भी कहा जाता था और ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है क्या, कि अतिथि देवो भव। क्या कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। मीन्स अतिथि कौन, मेहमान जो होते हैं वो किसके समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं, इसलिए इनकी सेवा और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वही कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में यह परंपरा बहुत प्राचीन है। कौन सी परंपरा, अतिथियों का सत्कार करना, सेवा करना, यह जो परंपरा है वो प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि जो है वो भगवान के समान है ना। आगे कह रहे हैं दोस्त कि यही भाव हॉस्पिटैलिटी उद्योग की आत्मा है। इस यही जो भावना है ना, ये हॉस्पिटैलिटी उद्योग जो बनाया गया है उसकी आत्मा है। मिस कहने का अर्थ ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे होटल्स बनाए गए हैं, रिजॉर्ट बनाए गए हैं, है ना। ये क्या है, तो अतिथियों का ठहरने का जगह। जैसे मान लीजिए आप ही यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप झारखंड में हैं, झारखंड से आप दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ ठहरने के लिए जगह नहीं है, तो आपने क्या किया, एक रूम बुक कर लिया। ठीक है, अब रूम बुक किया तो वहाँ के जो लोग हैं जिस प्रकार से आपके साथ बिहेव करते हैं वही आपका क्या कहलाएगा, अतिथि सत्कार कहलाएगा, मीन्स हॉस्पिटैलिटी कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा दोस्त कि यही भाव हॉस्पिटैलिटी उद्योग की आत्मा है। और हॉस्पिटैलिटी शब्द का अर्थ सिर्फ किसी को खाना खिलाना या तो ठहराना नहीं है, बल्कि उसे घर जैसा स्नेह, आराम और सम्मान देना भी। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहीं दूर आए हैं, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि हम अपने ही घर में, अनजान जैसा उसको लगना नहीं चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अतिथि सत्कार कहेंगे या तो फिर हॉस्पिटैलिटी कहेंगे, है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में ऐसे कहा था कि हॉस्पिटैलिटी शब्द की परिभाषाओं को बताइए कि आखिर इसकी क्या क्या परिभाषा होती है। तो कह रहा है कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है अतिथि या मेहमान का प्यार, सम्मान और अच्छे व्यवहार से स्वागत करना। क्या कह रहा है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि या तो मेहमान का प्यार से, सम्मान से और अच्छे व्यवहार के साथ जो है ना स्वागत करना, है ना। कह रहा दोस्त कि विभिन्न विद्वानों ने
हॉस्पिटलिटी की अलग अलग परिभाषाएं दिया है, जिसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन कौन विद्वान हैं और उन्होंने अतिथि सत्कार का या तो हॉस्पिटलिटी का किस प्रकार से परिभाषा दिया है। तो देखिए, पहले हमारे आते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है ना, इसका परिभाषा दिया गया, क्या दिया गया है, तो कहा गया है कि हॉस्पिटलिटी का अर्थ है मेहमानों, पर्यटकों और अजनबियों के लिए मित्रतापूर्वक व्यवहार और सेवा प्रदान करना। देखिए क्या कह रहा है, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है ना मेहमानों, मतलब जो मेहमान आते हैं, जो अतिथि आते हैं, ठीक है, जो पर्यटक आते हैं, जो कहीं से घूमने के लिए आते हैं, और जो अजनबी आते हैं, ठीक है, उसके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना और उन्हें सेवा प्रदान करना। ठीक है, ये किसने कहा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार से कहा गया है ना। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार। अब इसके अनुसार क्या कहा गया, तो इसके अनुसार कहा गया है कि हॉस्पिटलिटी वह कार्य है जिसमें किसी अतिथि या तो अजनबी व्यक्ति को स्वागत, भोजन, आवास और आराम की सुविधा दिया जाता है। क्या कहा गया कि हॉस्पिटलिटी वह कार्य होता है जिसमें किसी अतिथि को या तो अजनबी व्यक्ति को जो है ना, रहने के लिए जगह दिया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, भोजन दिया जाता है और उसको आराम करने की सुविधा दिया जाता है। उसको हम लोग हॉस्पिटलिटी कहते हैं। आगे कह रहा है कि सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि हॉस्पिटलिटी वह कला है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने स्थान पर सम्मान, मुस्कान और सुविधा के साथ सेवा दिया जाता है ताकि उसे घर जैसा अनुभव हो। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटलिटी कहते हैं। तो यहाँ तक आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि आखिर ये जो वर्ड है हॉस्पिटलिटी, इसका मतलब क्या है। अब बारी आती है मेरे दोस्त हॉस्पिटलिटी का अर्थ का, कि आखिर हॉस्पिटलिटी जो है इसका क्या अर्थ होता है ना। तो कहा गया है कि हॉस्पिटलिटी का अर्थ केवल होटल या तो रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है। मतलब अगर आप सोचते होंगे कि हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है कोई रेस्टोरेंट या तो कोई होटल में आके ठहरना, वहाँ पे आपको सेवा प्रदान किया जाएगा, बढ़िया से आपका सम्मान किया जाएगा, उसी को हम लोग हॉस्पिटलिटी कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि यह किसी भी ऐसी सेवा से जुड़ा है जहाँ लोगों को सुविधा, स्नेह और संतुष्टि दिया जाए, है ना। उदाहरण के लिए देखें तो कह रहा है होटल, रिजॉर्ट, एयरलाइन, क्रूज और रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ट्रैवल एजेंसी आदि, ये सब जो है वो क्या कहलाता है, हॉस्पिटलिटी का अंग कहलाता है ना। कह रहा है इस उद्योग में मुख्य उद्देश्य होता है, ये जो उद्योग बनाया जाता है जहाँ पे लोगों को ठहराया जाता है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कह रहा है उसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बात करते हैं अगर इसके मुख्य उद्देश्य का, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहक का स्वागत करना। मीन्स जो भी व्यक्ति आपके रेस्टोरेंट में, आपके होटल में आएंगे, उसका स्वागत करिए। दूसरा, उसे आरामदायक वातावरण दें, मतलब उसको ऐसा फील करवाना है कि हाँ आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं। तीसरा, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, मतलब उनको जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करना होगा, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये उसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है उसे यादगार अनुभव प्रदान करना, मतलब उनके साथ इस प्रकार से बिहेव करना है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखे और जब भी कभी इधर आने का मौका मिले तो आपके ही रेस्टोरेंट में आकर के रुके। इस प्रकार से आपको बिहेव करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके उद्देश्य को देख लिया। अब हमारा क्वेश्चन में कहा था कि हॉस्पिटलिटी की अवधारणा को बताइए। किसकी, हॉस्पिटलिटी की अवधारणा को बताइए। तो कह रहे दोस्त कि हॉस्पिटलिटी की अवधारणा है सर्विस विथ स्माइल, मतलब सर्विस करिए, सुविधा दीजिए, लेकिन कैसे, खुश होकर के, स्माइल देकर के, है ना। कह रहा है कि इसका मतलब है कि सेवा केवल पेशेवर नहीं बल्कि भावनात्मक होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से नहीं कि आपका ये पेशा है, मतलब आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इस प्रकार से करिए ताकि आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़ रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि हाँ ये अपना ही आदमी है ना, उसको अपनापन महसूस होना चाहिए। तो आखिर इसकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी अवधारणाएं होनी चाहिए इसके अंदर, कैसी कैसी सोच होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा हमारा पहला, अतिथि सत्कार। कह रहा कि ग्राहक की हर जरूरत का ध्यान रखना हॉस्पिटलिटी का पहला सिद्धांत है। मतलब
हॉस्पिटलिटी में कहा जाता है कि आपको क्या करना है, ग्राहकों की हर ज़रूरत का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सिद्धांत या तो पहला अवधारणा। दूसरा कह रहा सेवा की गुणवत्ता, मीन्स हॉस्पिटलिटी उद्योग में गुणवत्ता का मतलब केवल साफ सुथरा स्थान नहीं बल्कि समय पर विनम्र और संतोषजनक सेवा देना भी होता है। ठीक, फिर तीसरा हमारा कह रहा है ग्राहक संतुष्टि, मीन्स ग्राहकों को संतुष्टि मिलना चाहिए, है ना। वही कह रहा है कि जब ग्राहक को उम्मीद से अधिक ज़्यादा अनुभव मिलता है या तो अच्छा अनुभव मिलता है तभी हॉस्पिटलिटी जो है वो सफल माना जाता है। मीन्स देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर रुका, ठीक है, और आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, आप मुझसे बढ़िया से बिहेव नहीं कर रहे हो, तो ये जो है वो हॉस्पिटलिटी नहीं कहलाएगा, है ना। ये हॉस्पिटलिटी तभी कहलाएगा जब आप मेरे से बढ़िया से बात करोगे और मैं यहाँ से संतुष्ट होकर जाऊँगा, खुश होकर के जाऊँगा। ठीक है, फिर चौथा इसका अवधारणा है पेशेवर व्यवहार, कह रहा प्रोफेशनल तरीके से व्यवहार करना। कह रहा दोस्त कि प्रशिक्षित, शिष्ट और मुस्कुराकर सेवा देने वाले कर्मचारी हॉस्पिटलिटी का चेहरा होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तियों से मुस्कुरा करके बात करते हैं और पढ़े लिखे व्यक्तियों के जैसे बात करते हैं, ये क्या होते हैं, हॉस्पिटलिटी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके अवधारणा को भी समझ गया। अब बारी आती है दोस्त हॉस्पिटलिटी की विकास का, कि आखिर इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो बात करते हैं हॉस्पिटलिटी की विकास का। तो इसका विकास दोस्त कई कालों में हुआ, कई चरणों में हुआ, जिसका पहला वर्णन है प्राचीन काल में। क्या है, प्राचीन काल में। कह रहा दोस्त कि भारत में प्राचीन समय से ही अतिथि सत्कार की परंपरा रही। भारत में प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही अतिथियों के सत्कार मतलब अतिथियों की सेवा देने की परंपरा रही है। मीन्स कह रहा है साधु संत, यात्री या मेहमान जब किसी के घर आते थे तो उन्हें आदर या तो भोजन दिया जाता था। ये कब, प्राचीन समय से ही, है ना। कह रहा है कि उस समय धर्मशाला, सराय या तो यात्री गृह इस परंपरा के उदाहरण हैं। उस समय जो है ना लोगों को धर्मशाला में, सराय में या तो यात्री गृह जहाँ पे यात्री आते थे वहाँ पे उसको रुकाया जाता था और वहाँ पे उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो ये हमारा प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मध्यकाल। क्या आता है, मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में क्या होता है, तो कह रहा है दोस्त कि मुगल और राजपूत काल में यात्रियों के लिए सराय बनाई गई जहाँ वे रुक करके विश्राम करते थे, और यह जो है हॉस्पिटलिटी के संगठित रूप की शुरुआत थी, है ना। उसके बाद तीसरा हमारा आता है औपनिवेशिक काल। क्या आता है, औपनिवेशिक काल, जिसमें ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, है ना। तो इस काल में क्या हुआ, तो कहा गया है दोस्त कि अंग्रेजों के शासन काल में भारत में होटलों और क्लबों की स्थापना हुई और रेल और समुद्री परिवहन के विस्तार से पर्यटन बढ़ा और हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र जो है वो क्या हो गया, और भी विस्तृत हो गया और भी बड़ा हो गया। अब बारी आती है हमारे आधुनिक काल की। आधुनिक काल में कैसा सुविधा है, तो कह रहा है दोस्त कि अब जो है ना हॉस्पिटलिटी उद्योग एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। अब जो है 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट, ऑनलाइन बुकिंग, एयरलाइन सेवा, ट्रैवल एजेंसी, ये सब इसका हिस्सा बन चुका है ना। और आधुनिक तकनीक ने, वैश्वीकरण ने इसे क्या कर दिया है, विश्वव्यापी बना दिया, पूरे विश्व में फेमस कर दिया है। किसको, हॉस्पिटलिटी को। ठीक है, आज लोग घर बैठे ही क्या कर लेते हैं, कोई भी अगर कहीं ठहरना है तो वो रूम को बुक कर लेंगे, वो गाड़ी को बुक कर लेंगे, ठीक है, वो जगह को बुक कर लेंगे, हर चीज़ को घर बैठे कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा आधुनिक तकनीक और वैश्वीकरण का क्या है, प्रभाव है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि हॉस्पिटलिटी और पर्यटन का संबंध, कि आखिर हॉस्पिटलिटी और पर्यटन का क्या संबंध है। तो कह रहा है कि हॉस्पिटलिटी और पर्यटन एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। कह रहे दोस्त कि पर्यटन का अर्थ है कि किसी स्थान पर घूमने, विश्राम या तो अनुभव के लिए जाना। पर्यटन का मतलब क्या होता है, किसी स्थान पे घूमने के लिए जाना, ठीक है। जबकि हॉस्पिटलिटी उस यात्री को आवश्यक सेवा देना है। मतलब देखिए पर्यटन का मतलब है कहीं जाके घूमना, ठीक है, और हॉस्पिटलिटी का मतलब है वो जो यहाँ पर घूमने के लिए आया है उसको सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए हैं तो क्या आप कहीं रूम लेके रहोगे कि नहीं रहोगे, हाँ, तो ये जो है हमारा क्या है,
एक दूसरे से पूरक है ना। कह रहा दोस्त कि जब पर्यटक किसी शहर या तो देश में आता है तो उसे रहने, खाने, मनोरंजन और परिवहन की सुविधा चाहिए। ठीक है, किसको? पर्यटक को, है ना। और यह सब जो है हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत में आता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे कि आप ही अगर कहीं घूमने के लिए जाते होंगे, ठीक है, तो आपको रहने के लिए जगह चाहिए होता होगा, घूमने के लिए गाड़ी चाहिए होगी, है ना। तो ये सब चीज़ जहाँ पे आपको मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पर्यटन क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी की भूमिका, कि पर्यटन के क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी शब्द की क्या भूमिका है या तो इसकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए पर्यटन के क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी की भूमिका पहला है पर्यटकों को आकर्षित करना। ये क्या करता है? पर्यटकों को आकर्षित करता है। कैसे? कह रहा है अच्छी हॉस्पिटैलिटी से पर्यटक जो है ना दोबारा उसी स्थान पे आना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके वहाँ पे वो रूम लिए, ठीक है, आप उनको बेहतर सुविधा दिए, तो जब भी कभी वो इधर घूमने के लिए आएंगे तो आप ही के पास आके ठहरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी सुविधा जो है वो क्या बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, इससे क्या होता है? रोजगार का भी अवसर मिलता है। कैसे? कह रहा होटल, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइन और रेस्टोरेंट में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। किससे? पर्यटन से और हॉस्पिटैलिटी से। ठीक। तीसरा हमारा क्या है? देश की छवि निर्माण। इससे जो है ना हमारा देश का छवि बनता है। कैसे? कह रहा है कि विदेशी पर्यटक जब यहाँ पे अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं तो वह देश की सकारात्मक छवि बनाते हैं, मतलब देश की तारीफ करते हैं। ठीक है। चौथा, आर्थिक विकास। कह रहा है हॉस्पिटैलिटी उद्योग पर्यटन से जुड़ा होने के कारण विदेशी मुद्रा अर्जन में मदद करता है। मतलब देखिए ये जो है ना उद्योग पर्यटन से जुड़ा है, जिसमें से विदेशी लोग भी कहीं कहीं आते हैं, और जब विदेशी लोग आते हैं इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा जो है यहाँ पे कमाया जाता है और जमा होता है। ठीक है, तो ये इसका चौथा भूमिका था। फिर बात करते हैं अगर इसके पांचवें भूमिका का, तो कह रहा है संस्कृति का प्रसार। इससे हमारे संस्कृति का प्रसार हो रहा है। कैसे? तो कह रहा था उसकी इस उद्योग के माध्यम से देश की परंपरा, संस्कृति और भोजन विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए बाहर से लोग आएंगे तो क्या करेंगे? उसको बाहर वाला खाना तो मिलेगा नहीं, अपने देश का खाना तो मिलेगा नहीं, यहीं का खाना मिलेगा। और यहाँ के खाना को जब वो लोग खाते हैं, ठीक है, यहाँ की संस्कृति को जब लोग देखते हैं तो इससे वो लोग भी सीखते हैं, वो लोग भी इसको अपनाते हैं। इससे क्या होता है? हमारे संस्कृति का भी फैलाव होता है, प्रसार होता है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्त आपकी ये क्वेश्चन समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर किस प्रकार से आपको ये प्रश्न बनाना है, और आखिर हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं, और पर्यटन में हॉस्पिटैलिटी की क्या भूमिका है। आज की वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन है, भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं और घटकों का विश्लेषण करिए। कहने का अर्थ यह है कि भारत और विश्व स्तर पे हॉस्पिटैलिटी जो काम कर रहा है वो आखिर किस प्रकार का प्रबंधन करता है ना, कैसा सुविधा देता है, उसके बारे में बताइए। और जो सुविधा देता है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है उसके बारे में बताइए। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हॉस्पिटैलिटी क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन क्या होता है ना। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले परिचय। क्या लिखेंगे दोस्त? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि हॉस्पिटैलिटी शब्द को हिंदी में अतिथि सत्कार कहा जाता है। क्या कह रहा है? हॉस्पिटैलिटी शब्द जो है ना इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अतिथि सत्कार कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। कौन सा? अतिथि प्लस सत्कार। क्या क्या? अतिथि और सत्कार, जिसमें अतिथि का अर्थ जो होता है वो मेहमान होता है, और सत्कार का अर्थ होता है सम्मान। मिस कह सकते हैं मेहमानों का सम्मान करना या तो सेवा करना ही क्या कहलाता है? हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। कोई पूछेगा कि हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं या तो अतिथि सत्कार किसको कहते हैं, तो आपको सीधा कहना है अपने अतिथि को, अपने मेहमानों का सत्कार करना, सेवा करना, सम्मान करना ही क्या कहलाता है? हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि आखिर हॉस्पिटैलिटी क्या है। अब हमारा क्वेश्चन में ये भी कहा है कि हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन के बारे में भी बताइए, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी का, तो कह रहा है कि मतलब
हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है अतिथि का आदर, स्वागत और देखभाल करना। को पूछेगा हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि इसका अर्थ होता है अतिथि का आदर करना, स्वागत करना और उसका देखभाल करना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि आखिर हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में कहा था कि हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन को बताइए, लेकिन उसके पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर हॉस्पिटैलिटी उद्योग क्या है। क्या जाना पड़ेगा कि आखिर हॉस्पिटैलिटी उद्योग क्या है। तो कह रहा है दोस्त कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर कहीं यात्रा पर जाता है तो उसे रहने के लिए, खाने के लिए, आराम करने के लिए, है ना, एक रूम की ज़रूरत होती है या तो ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो ठहर सके। और इन्हीं सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है, हॉस्पिटैलिटी उद्योग कहलाता है। मीन्स सीधा सीधा समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है यात्रा करने के लिए, है ना, तो उसको खाना खाने के लिए, ठीक है ना, रहने के लिए, ठीक है, आराम करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। और वो जगह जो उसको प्रदान करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी उद्योग कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, ग्राहक को हर तरह का सुविधा देता है, चाहे वो खाना हो, रहना हो, ठीक है, आराम करना हो, है ना, इंजॉय करना हो, हर तरह का सुविधा जो है ना ये क्या करता है, प्रदान करता है। तो कोई पूछेगा हॉस्पिटैलिटी उद्योग क्या है, तो आपको सीधा कहना है कि वैसा उद्योग जिसमें से कोई व्यक्ति को हर वो सुविधा दिया जाता है जब वो अपने घर से बाहर कहीं यात्रा करने के लिए निकलता है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन का, तो लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि अतिथियों को अच्छी सेवा, सुविधा व संतुष्टि देना क्या कहलाता है, हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन कहलाता है। क्या कह रहा है कि अतिथियों को अच्छी सुविधा देना, अच्छी सेवा देना और संतुष्टि देना ही हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन कहलाता है। कह रहा है कि यह केवल होटल या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यटन, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस, इवेंट मैनेजमेंट और कई सेवाएं शामिल होती है। कह रहा है ना कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन जो होता है, वो सिर्फ होटल या तो रेस्टोरेंट को ही नहीं कहते हैं। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्र जो है पर्यटन के लिए भी है, ट्रैवल एजेंसी के लिए भी है, एयरलाइंस के लिए भी है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी है। सभी तरह की सेवाएं जो है ना ये प्रदान करता है। मान लीजिए कोई इवेंट है, ठीक है, कोई प्रोग्राम करवाना है तो उसके लिए भी ये रेडी है। ठीक, अगर आपको रूम चाहिए उसके लिए भी ये रेडी है ना। अगर आपको पर्यटन कहीं घूमने के लिए आए हैं, आप कोई जगह चाहिए, ठीक है, या तो फिर कोई गाड़ी वगैरह चाहिए, है ना, तो सब कुछ ये प्रदान करेगा कौन, हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन, है ना। कह रहा दोस्त कि आज जो है यह उद्योग भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का जो है ना क्या बन चुका है, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गया। कौन सा उद्योग, तो हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन, है ना। कह रहा है कि यह जो है लोगों को रोजगार देने, संस्कृति को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने की प्रोत्साहित करने में मदद करता है। कौन, तो हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन जो है ना क्या करता है, लोगों को रोजगार देता है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, उसके साथ साथ पर्यटन को भी क्या करता है, ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कौन, हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन में दोस्त ऐसे कहा था कि हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं, कि आखिर इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं दोस्त इसके प्रमुख विशेषताओं का। तो उसमें से पहला विशेषता आता है अतिथि देवो भव की भावना। मीन्स इनकी पहली विशेषता है कि ये लोग जो है ना अतिथि को, मतलब वहाँ आने वाले लोगों को अतिथि समझते हैं। और अतिथि मतलब क्या होता है, भगवान। वही कह रहा है कि भारत में अतिथि को भगवान के समान माना गया। कहाँ पे, भारत में। कह रहा है हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन इसी भावना पर आधारित है। और यह जो प्रबंधन है वो इसी भावना पर आधारित है जहाँ ग्राहक को सम्मान और आराम दिया जाता है। किसको, ग्राहकों को जो है ना सम्मान दिया जाता है और आराम दिया जाता है। तो ये उसकी पहली विशेषताएं हो गई, है ना। उसके बाद बात करते हैं अगर इसकी दूसरी विशेषताओं का, तो दूसरी विशेषता है सेवा संतुष्टि। ये क्या करता है
जो लोग यहाँ पर ठहरते हैं उसको सेवा भी प्रदान करता है और संतुष्टि देता है। कह रहा है कि हॉस्पिटैलिटी उद्योग का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है ग्राहक पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो, जैसे साफ सफाई, स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक कमरा और विनम्र व्यवहार। ये सब चीज़ जो है ना इस उद्योग की पहचान है। कौन से उद्योग? हॉस्पिटैलिटी उद्योग का। ठीक, तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो गया। फिर बात करते हैं अगर इसकी तीसरी विशेषताओं का, तो तीसरा विशेषता है प्रशिक्षित स्टाफ और प्रबंधन। कहना दोस्त कि हॉस्पिटैलिटी में काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मीन्स होटल मैनेजमेंट संस्थाओं में छात्रों को खाना बनाने, सर्विस देने, ग्राहकों से व्यवहार और व्यवस्था संभालने का अभ्यास कराया जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, और जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो उसमें यही सब चीज़ें बताया जाता है कि कैसे आपको व्यक्तियों से बातचीत करना है, ग्राहकों से कैसे व्यवहार करना है ना, सर्विस लोगों को कैसे देना है, ठीक है, खाना कैसे बनवाना है, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। कब? जब लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है तब। आगे हमारा चौथा इसका विशेषता कह रहा है संस्कृति और विविधता। कह रहा है दोस्त कि हॉस्पिटैलिटी उद्योग में देश विदेश के लोग से जुड़ने का अवसर मिलता है, और जब विदेशी को लोग यहाँ पे आते हैं ना तो हमारी संस्कृति को लोग देखता है, और इससे क्या होता है हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है ना। कह रहा है इसलिए अलग अलग भाषाएं, पहनावे और खान पान को समझना और सम्मान देना इसकी जरूरी विशेषता है। किसकी? हॉस्पिटैलिटी उद्योग का। मान लीजिए कि कोई विदेश से यहाँ पे आया, ठीक है, और आप हिंदी जानते हैं और वो इंग्लिश बोलता है, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको हर भाषा जानना पड़ेगा ताकि कोई भी व्यक्ति आ जाए और कहीं से भी आ जाए, आप हर चीज़ के भाषा को, मतलब हर कोई के भाषा को पहचान सकते हो। ठीक, तो ये इसका चौथा विशेषता हो गया। फिर बात करते हैं इसके पांचवें विशेषताओं का। तो पांचवा विशेषता है तकनीक का उपयोग। कह रहा है दोस्त कि आज जो है ना हॉस्पिटैलिटी में तकनीक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ऑनलाइन होटल बुकिंग, डिजिटल भुगतान, वर्चुअल टूर और मोबाइल ऐप जैसी सेवाएं ग्राहकों को आसानी से सुविधा देती है। मतलब अब जो है ना पहले जितना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, अब ऐप बना दिया है, और ऐप के थ्रू से जो है लोग घर बैठे क्या कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं, ठीक है, अपना पिकनिक स्पॉट बुक कर सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, वहीं से पैसा भी दे सकते हैं, है ना, और टूर वगैरह के लिए भी सब कुछ बुक कर सकते हैं। तो ये इसका पांचवा विशेषता हो गया कि ये ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान किया है। फिर मेरे दोस्त इसका छठा विशेषता है सतत विकास, मतलब पर्यावरण की रक्षा। कह रहा है दोस्त कि आधुनिक हॉस्पिटैलिटी में पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है। मतलब अभी का जो हॉस्पिटैलिटी है उसमें से पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है ना, जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग, पानी और बिजली की बचत तथा पर्यावरण के अनुकूल निर्माण, है ना, ये सब जो है ये क्या है, तो हॉस्पिटैलिटी के विकास के चरण हैं, या तो कह सकते हैं इसके विशेषता हैं। क्या है? इसके विशेषता। ठीक, अब मेरे दोस्त क्वेश्चन में हम लोग को ऐसे कहा था कि बताइए कि हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, या तो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं अगर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन के प्रमुख घटकों का दोस्त, तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है होटल और आवास। मतलब मान लीजिए अगर आपको हॉस्पिटैलिटी उद्योग चालू करना है, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले होटल होना चाहिए और आवास होना चाहिए, मतलब घर होना चाहिए, है ना। वही कह रहा है कि अतिथियों को आरामदायक जगह पर ठहरने की व्यवस्था, इसमें होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट और मोटल आते हैं। मतलब यहाँ पे जो है अतिथियों को आरामदायक तरीके से ठहरने की जगह दिया जाता है, जिसमें से होटल आते हैं, गेस्ट हाउस आते हैं, रिजॉर्ट आते हैं और मोटल आते हैं। ये सब जगहों में जो है लोगों को ठहराया जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ठीक, फिर बात करते हैं इसके दूसरे घटक का दोस्त। तो दूसरा घटक है भोजन और पेय सेवा। मतलब कह रहा है कि ग्राहकों को स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन देना हॉस्पिटैलिटी का अहम भाग है। इसमें रेस्टोरेंट, कैफ़े और कैटरिंग सेवाएं शामिल होती हैं। किसमें? हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन में, है ना। इसमें जो है अतिथि को जो है सब तरह से सुविधा प्रदान किया जाता है, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो
टूर पे जाने के लिए गाड़ियों की बात हो, है ना, आराम करने के लिए रूम की बात हो, सब तरह से ये सुविधा प्रदान कर सकता है। ठीक, फिर बात करते हैं अगर इसके तीसरे प्रमुख घटक का, तो इसका तीसरा प्रमुख घटक है हमारा यात्रा और परिवहन। कह रहा है दोस्त कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सुविधा, ये क्या करता है, यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता भी है ना, जैसे कि एयरलाइंस के थ्रू से, रेलवे के थ्रू से, बस के थ्रू से और टैक्सी के थ्रू से। ठीक है, तो ये इसका चौथा महत्वपूर्ण घटक है। फिर बात करते हैं इसके पांचवा महत्वपूर्ण घटक का, तो चौथा महत्वपूर्ण घटक है इवेंट और मनोरंजन। कह रहा है दोस्त कि शादी, सम्मेलन, खेल, संगीत कार्यक्रम और पार्टियों का आयोजन भी हॉस्पिटैलिटी उद्योग का हिस्सा है। मतलब यह जो उद्योग है वो क्या करता है, शादी, सम्मेलन, खेल, संगीत कार्यक्रम और पार्टियों का आयोजन करता है। ये कौन, तो हॉस्पिटैलिटी उद्योग। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त अगर इसके पांचवें प्रकार का, या तो कह सकते हैं इसके भाग का, है ना, तो पांचवा भाग है पर्यटन सेवाएं। क्या है, पर्यटन सेवाएं। कह रहा दोस्त कि टूर गाइड, टिकट बुकिंग, यात्रा योजना और सलाह देना पर्यटन की सुविधा बढ़ाता है। मतलब देखिए ये क्या करता है मिस, हॉस्पिटैलिटी उद्योग क्या करता है, पर्यटन से जुड़ी बातों को बताता है। जैसे कि टूर गाइड करता है वो कि कैसे कैसे आपको टूर पे जाना है ना, टिकट बुकिंग करवा देता है, यात्रा का योजना बना देता है और सलाह देता है, ताकि उसका जो पर्यटन हो वो क्या हो, बेहतर हो सके। क्या हो सके, बेहतर हो सके, है ना। अब बात करते हैं उसके छठे तत्व का, तो छठा तत्व है हाउस कीपिंग और साफ सफाई। मिस कह रहे दोस्त कि होटल के कमरों की सफाई, सजावट, कपड़ों की धुलाई और रखरखाव का कार्य इसी विभाग के तहत आता है। किस विभाग के तहत, तो हॉस्पिटैलिटी उद्योग के तहत, है ना। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई गेस्ट आपके होटल में आया तो क्या उसको गंदा बेड दीजिएगा, नहीं। ठीक है, मतलब रूम जो है वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि वो एक नज़र में देख करके वो रूम को पसंद कर ले। फिर देखिए सातवां आपका है मानव संसाधन। क्या है, मानव संसाधन। कह रहे हैं दोस्त कि कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और उसकी देखभाल इस उद्योग को मजबूती बनाती है। मतलब ये जो उद्योग है ना वो क्या करता है, कर्मचारियों की भर्ती जो लेता है वो प्रशिक्षण के आधार पर लेता है। ठीक है, और उनकी हमेशा देखभाल ये करते रहता है कि कहीं वो लोग गलत तो नहीं पढ़ा रहा, कहीं वो लोग सही तो चीज़ तो नहीं बता रहा है ना। तो यहाँ तो दोस्त हम लोगों ने इसके महत्वपूर्ण प्रकारों को देख लिया, या तो कह सकते हैं प्रमुख घटकों को देख लिया। अब बारी आती है टॉपिक की, जो हमारा कह रहा है कि भारत में हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की स्थिति, कि आखिर भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो कह रहा दोस्त कि भारत में हॉस्पिटैलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में ये जो हॉस्पिटैलिटी है ये क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर्यटन स्थलों की बहुतायत है। मतलब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे पर्यटन स्थल है यहाँ पे भारत में, है ना। कह रहे कि सरकार ने अतिथि देवो भव योजना की शुरुआत की ताकि विदेशी और देसी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अब क्या हुआ कि सरकार ने इसी समय यहाँ पे क्या चालू किया, तो अतिथि देवो भव, ये जो अतिथि है वो क्या है, हमारे देवताओं के समान है। ये जो योजना शुरू किया इससे क्या हुआ, यहाँ पे देश के लोग और विदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आने लगे, है ना। कह रहा दोस्त कि भारत के प्रसिद्ध होटल ब्रांड जैसे कि ताज, ओबरॉय, ITC, लेमन ट्री आदि जो है ना विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। ये सब जो होटल्स हैं ये क्या है, विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है ना, मतलब पूरे विश्व में फेमस है। आगे कह रहा है कि भारत में हॉस्पिटैलिटी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। यह जो उद्योग है ना वो क्या कर रहा है, लाखों लोगों को उद्योग दे रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। कौन मजबूत बना रहा है, तो हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन, है ना। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, लेकिन अंत में हम लोग एक और पॉइंट बनाएंगे क्या, कि विश्व स्तर पे हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की स्थिति। ऊपर में हम लोगों ने देखा था भारत में इसकी स्थिति क्या है ना। अब हम लोग देखेंगे कि विश्व में आखिर इसकी स्थिति क्या है। तो क्या है दोस्त कि विश्व स्तर पे हॉस्पिटैलिटी उद्योग सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र में से एक है। मिस कह रहा ना कि विश्व में सबसे तेजी से जो बढ़ने वाला चीज़ है या तो क्षेत्र है वो कौन है, हॉस्पिटैलिटी उद्योग है ना। कह रहा है कि अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड,
सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड जैसे देशों में यह जो उद्योग है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। कहाँ कहाँ? तो अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई और थाईलैंड, ये सब जगहों में यह जो उद्योग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि कह रहा दोस्त कि मैरियट, हिल्टन, हयात, रेडिसन जैसे अंतर्राष्ट्रीय होटल जो है ना, ये क्या विश्व भर में सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे विश्व में क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। ये जो है ना बड़े बड़े होटल्स हैं, है ना, 5 स्टार होटल्स हैं। कह रहे दोस्त कि अब यह उद्योग तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया, और यह जो उद्योग है ना अब जो है ना तकनीकी रूप से में जैसे जैसे तकनीक आ रहा है वैसे वैसे इसका जो है ना क्षमता भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि दोस्त ऑनलाइन सेवा, ग्राहक समीक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुविधा इसका उदाहरण है। मतलब इसका जो उदाहरण है वो क्या क्या है, तो ऑनलाइन सेवा करना, ग्राहकों की समीक्षा करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स एआई के बारे में बताना। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आर किशन पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक नहीं 3 ऐसे प्रश्नों को बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन आपका भारत के 4 धाम यात्रा के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करिए। यही क्वेश्चन दोस्त आपको ऐसे पूछ सकता है कि तीर्थ यात्रा की परंपरा भारतीय सांस्कृतिक चेतना में किस प्रकार समाहित है। मीन्स तीर्थ यात्रा किसको कहते हैं, है ना, और भारत के 4 धाम यात्रा क्या है, इसके धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हरिद्वार, प्रयाग एवं काशी जैसे तीर्थ की सांस्कृतिक पहचान की चर्चा करिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है दोस्त, और ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको उसी प्रकार से आंसर लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको आज की वीडियो के अंतर्गत में बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे दोस्त एक एक करके इन तीनों प्रश्नों को हम लोग बेहतर तरीके से डील करने का प्रयास करते हैं, और इतने आसान भाषा में समझेंगे कि आप खुद भी पढ़ के इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त कि तीर्थ यात्रा की परंपरा भारतीय सांस्कृतिक चेतना में किस प्रकार से समाहित है, या तो किस प्रकार से दिखाई देती है, या तो हरिद्वार, प्रयागराज एवं काशी जैसे तीर्थ यात्रा की सांस्कृतिक पहचान के बारे में बताइए। तो अगर बात करते हैं दोस्त तीर्थ यात्रा का, तो तीर्थ यात्रा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे दोस्त इस प्रकार से कि भारत में तीर्थ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है। तीर्थ की यात्रा करना जो है ना, आप कभी अपने घर वालों से भी सुने होंगे कि हमको तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है ना। तो वही कह रहा है कि भारत में तीर्थ यात्रा करना जो है ना एक प्राचीन परंपरा है, जो ना केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मिस कह रहा ना कि तीर्थ यात्रा करना सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि ये सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है और नैतिक मूल्यों से भी ये गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे कह रहा है भारतीय संस्कृति में तीर्थ का अर्थ है वह पवित्र स्थान जहाँ जाकर के व्यक्ति आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की कामना करता है। देखिए भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति के अनुसार से तीर्थ का मतलब क्या होता है, तो तीर्थ का मतलब होता है वैसा पवित्र स्थान जहाँ पर व्यक्ति जा करके अपने आत्मा को शुद्ध करता है, या तो फिर मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष पाने की कामना करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। ये किसके अनुसार से, भारतीय संस्कृति के अनुसार से। अब कह रहे हैं इन तीर्थ स्थलों पर जाना केवल पूजा या धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिकता, उन्नति और समाज में एकता का प्रतीक भी है। क्या कह रहा है कि ये जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे जाना सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि हम लोग पूजा पाठ करने के लिए या तो धार्मिक क्रिया करने के लिए आए हैं, बल्कि ये जो है ना व्यक्ति की उन्नति को और समाज में एकता का प्रतीक भी होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये तीर्थों में कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के धर्म के लोग, कई प्रकार के जाति को लोग आते हैं। ठीक है, और जब वो आपस में आकर के मिलते हैं ना तो उनके संस्कृति में अदला बदलाव होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, और इस प्रकार से लोग क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक चेतना, तीर्थ यात्रा में सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार से समाहित था, है ना। तो कह रहा है कि भारत में तीर्थ यात्रा को जीवन के 4 पुरुषार्थों में से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया। देखिए हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना।
तो इसमें से तीर्थ को जो है ना मोक्ष का प्राप्ति का मार्ग माना गया। तीर्थ को क्या माना गया? मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना गया। ठीक है, आगे कहा गया कि तीर्थ यात्राएं लोगों को आत्मनिरीक्षण, संयम, त्याग और सेवा का अनुभव कराती है। मीन्स तीर्थ की यात्रा करने से लोगों के मन में क्या क्या आता है? तो आत्मनिरीक्षण, वो अपने आप को निरीक्षण करता है। ठीक है, संयम बरतता है, त्याग और सेवा का अनुभव कराता है ना। ये यात्राएं दोस्त न केवल व्यक्तिगत शुद्धि का मार्ग है बल्कि सामूहिकता, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत करता है। ये जो है ना सिर्फ एक ही व्यक्ति के शुद्धि का मार्ग नहीं है ये, बल्कि ये पूरे समाज का, सहिष्णुता का, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता का जो है ना ये क्या करती है? भावना दिखाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में हम लोग को पूछा था कि हरिद्वार, प्रयागराज और काशी के बारे में बताइए। तो बात करते हैं दोस्त अगर हरिद्वार का, जिसका हरिद्वार का तो कहा जाता है कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार को क्या कहा जाता है? गंगा द्वार भी कहा जाता है। कह रहा दोस्त यह वह स्थान है जहाँ गंगा नदी हिमालय से मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर हरिद्वार कुंभ मेले के 4 स्थलों में से एक है। हरिद्वार जो है ना वो कुंभ मेला जहाँ पे लगता है उन 4 स्थलों में से एक स्थान है। कह रहा कि यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा आरती एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होता है। यह स्थान सनातन परंपराओं, वेदों और गंगा भक्तों की आस्था का केंद्र है। कौन सा स्थान? तो उत्तराखंड में हरिद्वार। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है प्रयागराज, जो इलाहाबाद में है ना। कह रहा कि प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के कारण विशेष महत्व प्राप्त है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है ना, क्योंकि 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है। कह रहा दोस्त कि यह स्थान कुंभ मेला का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। कौन सा स्थान? प्रयागराज। ठीक है, कह रहा कि यह धर्म, ज्ञान, तप और वैराग्य की भूमि है। कौन सा? तो इलाहाबाद में प्रयागराज। आगे कह रहा दोस्त कि तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। किसको? प्रयागराज को जो है ना तीर्थराज कहा जाता है, में तीर्थों का राजा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद हमारा आता है तीसरा काशी। कौन सा आता है? काशी, जिसको हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं। अब कह रहा दोस्त कि काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। जैसे कि बात करें काशी का, तो काशी को जो है ना भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान माना गया। किसको? काशी को, मिस बनारस में, है ना, वाराणसी को। ठीक है, कह रहा दोस्त यहाँ की गंगा आरती, मंदिर, घाट और बनारसी संस्कृति विश्वविख्यात है। कहाँ की? काशी की, है ना। खैर दोस्त काशी ना केवल धार्मिक स्थल है बल्कि साहित्य, संगीत और शिक्षा का भी केंद्र है। कौन सा? काशी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्त तीर्थ यात्रा भारतीय जीवन शैली और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा जो है ना वो हमारे जीवन शैली और हमारे संस्कृति का एक अंग है, जो व्यक्ति को धर्म, सदाचार और सामूहिकता का अनुभव कराती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्त, बारी आती है हमारे तीसरे क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत अभियान के बारे में बताइए। किसके बारे में? अतिथि देवो भव के बारे में और अतुल्य भारत के बारे में बताना है। ठीक है, जो कि मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर में बताया था, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में लिखेंगे अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख सिद्धांत है। यह जो संस्कृत का वर्ड है, कौन सा? अतिथि देवो भव, ये हमारे भारतीय संस्कृति का क्या है? प्रमुख सिद्धांत है, जिसका अर्थ होता है अतिथि को भगवान के समान मानना। क्योंकि लोग हमेशा कहता है अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो है ना वो देव के समान है, इस भगवान के समान है ना। कह रहा दोस्त यह विचार जो है हमारे देश की मेहमान नवाजी और आतिथ्य संस्कृति को दर्शाता है। यह जो विचार है ना वो ये चीज़ दिखाता है कि हमारे देश की मेहमान नवाजी कैसा है। हमारे देश में मेहमानों को भगवान के रूप में माना जाता है। आपने गाना भी सुना होगा, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है ना। वही यहाँ पे कह रहा है अतिथि देवो भव। अतिथि जो है हमारे लिए देव के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है हमारे भारत के संस्कृति को दर्शाता है।
ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हमारा आता है अतुल्य भारत अभियान। क्या आता है? अतुल्य भारत अभियान। कह रहे हैं कि अतुल्य भारत अभियान जो है ना दोस्त, वो 2015 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 2015 में। और ये जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और क्यों शुरू किया गया? तो ये जो है ना एक पर्यटन अभियान है। क्या है? पर्यटन। पर्यटन में समझते हैं, घूमने फिरने वाला अभियान है। कह रहे दोस्त कि जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है देश के ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों के लिए प्रमोट करना। मतलब हमारे देश में जो क्या है, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए और घरेलू पर्यटकों के लिए प्रमोट करना, ताकि विदेशी से लोग जो है ना, विदेशों से लोग क्या हो सके, यहाँ पे आके घूम सके। ठीक है, ताकि इससे जो है हमारे संस्कृति का, हमारे प्रकृति का, हमारे इतिहास का क्या होगा? विकास होगा, है ना। अब देखिए इसका महत्व क्या है। तो महत्व कह रहे दोस्त कि ये दोनों अवधारणाएं भारतीय हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन दोनों उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो दोनों अवधारणा है, कौन सा? तो अतुल्य भारत अभियान ये जो है पर्यटन के लिए उपयोगी है, और दूसरा हमारा जो था अतिथि देवो भव, ये हमारे हॉस्पिटैलिटी मतलब हमारे सभ्यता के लिए जरूरी है। कह रहे दोस्त कि अतिथि देवो भव की भावना से होटल और पर्यटन सेवाओं में ग्राहक का अनुभव सकारात्मक होता है। मतलब देखिए ये क्या होता है, अतिथि देवो भव की भावना से जो है ना होटल और पर्यटन सेवाओं में, मतलब मान लीजिए आप कहीं रुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप कहीं पर्यटन करने के लिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है, आपका जो व्यवहार होगा, ठीक है, जो जहाँ पे आप रुकोगे वहाँ के लोग जो आपसे व्यवहार करेंगे वो कैसे व्यवहार करेंगे? इस प्रकार से व्यवहार करेंगे जैसे मानो वो अपने लोग हैं, है ना। वही कह रहा है कि अतिथि देवो भव की भावना से होटल और पर्यटन सेवाओं में ग्राहक अनुभव सकारात्मक होता है। ग्राहक का जो अनुभव होता है ना वो पॉजिटिविटी होता है, ठीक है, उसको लगता है कि हाँ मैं अपने ही घर में हूँ, है ना। फिर कह रहे दोस्त कि अतुल्य भारत अभियान से पर्यटन की संख्या बढ़ती है। अतुल्य भारत अभियान से क्या हुआ है? पर्यटन की संख्या बढ़ी है, जिससे हमारे देश को विकास हुआ है। वही कह रहा है कि और देश की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ है? लाभ मिला है। किससे? अतुल्य भारत अभियान से। ठीक है, तो ये हो गया इसके महत्व की बात। अब बारी आती है इसकी विशेषताओं का और योगदान का। तो कह रहे दोस्त कि इन पहलुओं के कारण होटल, रिसोर्ट, परिवहन और स्थानीय व्यवसायों को फायदा मिलता है। ये जो पहल किए गए हैं इसके कारण से किसको फायदा मिल रहा है? तो होटल वालों को, रिसोर्ट वालों को, परिवहन वालों को और स्थानीय व्यवसायों के मिस कह सकते हैं, रोजगार में वृद्धि हो रहा है। और लोग भारत की विविध संस्कृति, भोजन, त्योहार तथा धार्मिक स्थलों को जो है ना वो देख सकते हैं। किसके तहत से? तो हमारा जो अभियान चला है अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव, है ना, इन सब अभियानों के कारण जो है विदेशों के लोग हमारे भारत की संस्कृति को, भोजन को, त्यौहार को और धार्मिक स्थलों को देख सकते हैं, जिससे क्या होगा? हमारी प्रसिद्धि जो है वो बढ़ेगी। वही कह रहे दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत की पहचान को समझते हैं और घरेलू पर्यटन को भी बढ़ाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पे जो है ना विदेशी लोग आते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे देश की पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, और विश्व में हमारा पहचान भी बनता है। इस प्रकार से आपको विशेषताएं लिख देना है। और अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। किसका? इसके निष्कर्ष का। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, आपको बस समझना है और समझ के खुद से लिख देना है। अब देखिए इस प्रकार अगर कहें तो कह सकते थे उसकी अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत अभियान न केवल भारतीय हॉस्पिटैलिटी उद्योग को मजबूती देता है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देश के विकास में योगदान करता है। मतलब यह जो अभियान है, कौन सा? अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत अभियान, ये जो है ना भारतीय हॉस्पिटैलिटी उद्योग को, उसके साथ साथ पर्यटन उद्योग को जो है ना क्या करता है? मजबूती देता है। उसके साथ साथ हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हमारा देश को ये क्या करता है? विकास करता है और मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके तीसरे आंसर को लिखेंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो था वो इस प्रकार से था कि भारत के 4 धाम यात्रा के बारे में बताइए। किसके बारे में? भारत के 4 धाम यात्रा के बारे में बताइए कि आखिर 4 धाम यात्रा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे दोस्त? परिचय लिखेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत के 4 धाम
जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख और गंगोत्री, ये जो है ना वो क्या है, भारत के 4 धाम हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है ना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, धर्म की दृष्टि से जो है ना ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्त कि ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। मीन्स जो भी यात्री, जो भी लोग ये यात्रा करते हैं, जो भी भक्त ये यात्रा करते हैं ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके साथ साथ उनके मन को जो है ना यहाँ पे शांति मिलती है, उनकी आत्मा को यहाँ पे शांति मिलता है। कहाँ पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख और गंगोत्री, ये 4 धाम है। ठीक है, भारत के 4 धाम यात्रा है ये, है ना। अब इसके बाद लिखेंगे इसके महत्व, और लिखेंगे दोस्त कि 4 धाम यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। ये जो है ना धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन को जो है ना क्या करता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना ये धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं। कह रहा दोस्त कि यह यात्रियों को हिमालय की सुंदरता और स्थानीय संस्कृति से परिचित कराती है। ये क्या करता है, तो ये जो है ना यात्रियों को हिमालय की सुंदरता को बताता है कि आखिर हिमालय पर्वत की क्या सुंदरता है ना। उसके साथ साथ वहाँ की संस्कृति से जो है ना लोगों को परिचित कराता है कि आखिर वहाँ का क्या संस्कृति है। तो ये जो है इसका महत्व हुआ। इसमें से आप और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं अगर इसकी विशेषताओं का, तो विशेषताओं में क्या कह रहा है दोस्त कि धार्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से यह जो है ना यह यात्रा जो है श्रद्धालुओं को भक्ति और मानसिक शांति देता है। अगर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो यह यात्रा क्या करता है, ये यात्रा जो है ना श्रद्धालुओं की, मीन्स भक्तों को जो है ना क्या करता है, आत्मा की शांति देता है और मोक्ष प्रदान करने की रास्ता है ये, है ना। कह रहा है कि पर्यटन दृष्टि से देखें अगर, तो यह जो है ना होटल, परिवहन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये क्या करता है, श्रद्धालुओं को भक्ति और मानसिक शांति देता है। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से देखें तो ये क्या करता है, होटल, परिवहन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ाता है, उनको रोजगार देता है। इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र का विकास और संरक्षण भी संभव होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, तो हिमालय के क्षेत्र का विकास होता है इससे, और संरक्षण। मान लीजिए यहाँ से लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इसको विकास करने का प्रयास करेंगे, इसको सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यही हो रहा है कि यहाँ पे जब पैसा मिल रहा है तो यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, इसको सुंदर बनाते जा रहे हैं और लोग इसको बचाने का और विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसकी विशेषताओं को लिख देंगे और योगदान को लिख देंगे। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे दोस्त कि 4 धाम यात्रा धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जो 4 धाम की यात्रा है वो धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्त कि यह जो है भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का क्या है, योगदान करती है। कौन, तो 4 धाम यात्रा जो है ना हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, ठीक है, उसको सुरक्षित रखने के लिए तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है ना ये क्या करती है, योगदान करती है। मतलब सीधा समझिएगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे अगर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तो उससे होटल वालों को, ठीक है, उसके साथ साथ परिवहन वालों को, ठीक है, उसके साथ साथ स्थानीय व्यवसाय वाले लोगों को जो है ना क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही मजबूत होती है। तो इस प्रकार से दोस्त हम लोगों ने इसके चौथे नंबर क्वेश्चन को भी समाप्त किया। अब बारी आती है इनके 5वें नंबर क्वेश्चन का, जो है विश्व में वर्तमान समय में पर्यटन की स्थिति। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अभी पर्यटन की क्या स्थिति है। तो पर्यटन का मतलब दोस्त जानते हैं, घूमना फिरना। तो भाई कह रहे दोस्त कि पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन जो है ना आज विश्व की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्या करता है, लोगों को मन से शांति देता है। वही कह रहा है कि यह जो है ना रोजगार, आय और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। क्या, पर्यटन जो है ना रोजगार भी देता है, आय भी देता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी ये माध्यम है। करेक्ट दोस्त, कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गया। मतलब देखिए, जब कोविड-19 महामारी आया था उसके पहले पर्यटन बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन जब ये आया ना तो यह जो पर्यटन है वो क्या हो गया, धीमा हो गया। लेकिन फिर से इसके जाने के बाद
यह जो पर्यटन है वो क्या हो गया, अपनी गति को धारण कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग परिचय में लिखेंगे। अब बात आता है महत्व का, तो महत्व में लिखेंगे दोस्त कि पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सांस्कृतिक संपर्क और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या पर्यटन जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, सांस्कृतिक संपर्क के लिए और सामाजिक विकास के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा दोस्त कि यह जो है स्थानीय व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को भी समर्थन देता है। ये क्या करता है, स्थानीय व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को हमारा समर्थन देता है, हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत देता है। क्योंकि देखिए जब विदेशी से लोग जो है ना, विदेशों से लोग कहाँ आते हैं, हमारे देश में आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे संस्कृति का आदान प्रदान होता है, वहाँ से लोग आते हैं, हमारे संस्कृतियों को देखते हैं, हमारे भाषाओं को देखते हैं, हमारे रहन सहन को देखते हैं। तो इससे क्या होता है, भारत का सांस्कृतिक धरोहर मजबूत होता है और भारत की जो सभ्यताएं हैं वो क्या होती है, फेमस होती है ना। तो इस प्रकार से महत्व में लिखेंगे। अब बारी आती है इसके विशेषताओं और योगदान का। तो कहा जाता है दोस्त कि पर्यटन प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और समुद्र तट देखने आते हैं। पर्यटक जो आते हैं, जो घूमने वाले आते हैं, वो क्या देखने आते हैं, तो प्राकृतिक के द्वारा जो दिए गए स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है ना, और समुद्र तट को देखने के लिए आते हैं। और कह रहा है डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटन अधिक आसान और सुरक्षित हो गया। मतलब जब से हमारा डिजिटल तकनीक आया है ना और ऑनलाइन बुकिंग आया है, लोग क्या करते हैं, घर से ही बुक कर लेते हैं। जैसे होटल की बात हो, ठीक है, रिजॉर्ट की बात हो, है ना, जो भी चीज़ है सब कुछ घर से ही बुकिंग कर लेते हैं, उसको कहीं तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे जो है ना पर्यटन क्या हो चुका है, और भी आसान हो चुका है, बेहद आसान हो चुका है। इसलिए कह रहा है कि सतत और जिम्मेदार पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए जो है ना सतत मतलब हमेशा, लगातार, और जिम्मेदार मतलब ऐसा पर्यटन जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्त हम लोग इसकी विशेषताओं को लिखेंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत पॉइंट पकड़ना है, उसको तीर घिस के आगे लिख देना है, क्योंकि समय नहीं है, मैंने आपको कहा समय नहीं है, ठीक। जितना अभी पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। अब देखिए बात करते हैं निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे दोस्त कि विश्व में पर्यटन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में पर्यटन का जो महत्व है ना, वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यह जो है आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विश्व के लिए लाभकारी है। ये क्या है, सामाजिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये विश्व के लिए क्या है, बहुत ही लाभकारी है। तो यहाँ तक हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बारी आती है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का, जो हमारा था झारखंड के धार्मिक स्थलों की भूमिका, कि आखिर झारखंड के जो धार्मिक स्थल हैं उसकी क्या क्या भूमिका है, कौन कौन से झारखंड में धार्मिक स्थल हैं। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे परिचय। ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग झारखंड के ही निवासी हैं, है ना। तो कह रहा दोस्त कि झारखंड में धार्मिक स्थल जैसे कि बाबा बैजनाथ धाम, ठीक है, सम्मेद शिखर, देवरी मंदिर और भद्रकाली मंदिर, ये जो है ना धार्मिक आस्था और पर्यटन के लिए प्रमुख केंद्र है। कौन सा झारखंड का जो धार्मिक स्थल है, जैसे कि बाबा बैजनाथ धाम, सम्मेद शिखर, देवरी मंदिर और भद्रकाली मंदिर, ये जो है ना हमारे धर्म की आस्था और पर्यटन का क्या है, मुख्य केंद्र है। यहाँ पे विदेशों से लोग जो है ना घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के आस्था को देखना चाहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग परिचय में लिखेंगे। आप परिचय में और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जितना मैं लिख दिया उतना ही आपको लिखना है। आप बढ़ा चढ़ा के जितना बड़ा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन है। कम से कम आपको 5 से 6 पेज लिखना पड़ेगा, तो आप जितना बढ़ा चढ़ा के तीर खींच के लिख सकते हो, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है महत्व का। तो लिखेंगे दोस्त कि ये स्थल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति देते हैं। ये जो स्थल है वो क्या करता है, श्रद्धालुओं को शांति प्रदान करता है और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाता है। ये क्या करता है, राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है। फिर बात करते हैं दोस्त इसकी विशेषताओं का। तो कहा जाता है कि बैजनाथ धाम शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर बाबा बैजनाथ धाम की बात करें तो ये जो है ना भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है और लाखों श्रद्धालुओं को ये क्या करता है, आकर्षित करता है। आपने देखा होगा कि सावन के दिनों में कई लोग जो है ना कांवड़ लेकर के बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं। उसके साथ साथ आगे हमारा है सम्मेद शिखर और देवरी मंदिर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो है ना
और पर्वतरोहण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर है ना, ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ ये पर्वतरोहण मतलब पहाड़ों के लिए क्या है, फेमस है। आगे कह रहे दोस्त कि भद्रकाली मंदिर स्थानीय त्योहारों और संस्कृति का केंद्र है। भद्रकाली मंदिर जो है ना, हमारा स्थानीय मंदिर है, ठीक है, तो स्थानीय त्योहार है और संस्कृति का जो है ना, ये केंद्र है। इन स्थलों से होटल, परिवहन और स्थानीय व्यवसाय जो है ना, लाभान्वित होते हैं। मतलब ये जो हमारा क्या है, धार्मिक स्थल है, इससे होटल वालों को, परिवहन वालों को और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसकी विशेषता और योगदान को। अब अंत में बारी आती है मेरे दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत के धार्मिक स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्या है, हर दृष्टिकोण से हमारे राज्य के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन का समाप्त किया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7वें का। तो क्वेश्चन नंबर 7वां में क्वेश्चन था हमारा, पूर्वी भारत में इको टूरिज्म के बारे में बताइए। पूर्वी भारत में इको टूरिज्म कैसा है उसके बारे में बताइए। तो लिखेंगे दोस्त परिचय, सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे कि इको टूरिज्म प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यटक अनुभव पर आधारित है। इको टूरिज्म जो है ना, ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए और पर्यटक के अनुभव पर आधारित है। ये पर्यटकों को क्या करता है, बेहतर स्थिति प्रदान करता है। कह रहे दोस्त कि पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और झारखंड में यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यटकों की बढ़ोतरी। अब बात करते दोस्त इसके महत्व का। तो कह रहे दोस्त कि यह पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास में सहायक। मान लीजिए अगर अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा और वहाँ पे पर्यटक को बुलाया जाएगा, पर्यटक उसको देखने के लिए आएंगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा होगा, क्योंकि परिवहन स्थानीय लोगों का, होटल स्थानीय लोगों का और जो व्यवसाय होगा वो स्थानीय लोगों का होगा। तो इससे स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास में क्या होगा, सहायता मिलेगा। वही कह रहे दोस्त कि पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का अनुभव कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो लोग आते हैं वो प्रकृति की सुंदरता को और वन्य जीवन का अनुभव ले सकते हैं। मीन्स वनों का, जंगल के जीवन का जो है अनुभव वहाँ पे ले सकते हैं। अब आगे हमारी बारी आती है इसके विशेषताओं का। किसका, इसके विशेषताओं का और योगदानों का। तो लिखेंगे दोस्त, इको टूरिज्म पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, स्थानीय संस्कृति और समुदाय को लाभ पहुंचाने में मदद करता है। इको टूरिज्म जो है ना, वो क्या करता है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है, स्थानीय संस्कृति को और समुदाय को जो है लाभ पहुंचाने में मदद करता है। कौन, इको टूरिज्म, है ना। कह रहे दोस्त कि यह जो है पर्यटन को अधिक जिम्मेवार और सतत बनाता है। ये क्या करता है, तो पर्यटन को जो है ना जिम्मेदार बनाता है और सतत मीन्स लगातार जो है पर्यटन की प्रक्रिया चलते रहती है। ये पर्यटन की प्रक्रिया रुकती नहीं है, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को इससे लाभ प्राप्त होता है। अब अंत में बारी आती है दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि पूर्वी भारत में इको टूरिज्म का विकास पर्यावरण और स्थानीय समाज दोनों के लिए लाभकारी है। पूर्वी भारत में अगर इको टूरिज्म का विकास होता है तो इससे जो है ना पर्यावरण और स्थानीय समाज दोनों के लिए लाभकारी है, क्योंकि पर्यावरण का इससे संरक्षण होगा, है ना, और स्थानीय लोग इससे क्या करेंगे, पैसा अर्जित कर पाएंगे। तो ये दोस्त हमारा 7वां क्वेश्चन में समाप्त हुआ। अब बारी आती है हमारे 8वें क्वेश्चन का। और हमारा 8वां क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन का पर्यटन पर प्रभाव। मान लीजिए अगर जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, जलवायु बदलता है, तो उससे पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा दोस्त, जलवायु परिवर्तन पर्यटन क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि कभी ठंडा का दिन है, ठीक है, उस समय बारिश हो गया। अब बारिश हो गया तो कौन जाएगा भाई घूमने के लिए। अब मान लीजिए मौसम ठीक है, उसको तुरंत बाद धूप कर दिया, अब धूप में कौन जाएगा भाई घूमने के लिए। तो भाई कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर्यटन क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तापमान वृद्धि, आकस्मिक बारिश और समुद्र स्तर बढ़ने से पर्यटन स्थलों पर असर पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पर्यटक लोग जो होते हैं ना, वो कम मात्रा में पर्यटन करते हैं।
देखिए महत्व की बात करें तो कह रहा है कि हिमालय क्षेत्रों और समुद्री पर्यटन स्थलों में पर्यटक और स्थानीय व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरणीय संतुलन और अस्थायित्व बनाए रखना आवश्यक हो गया। ठीक है, कि होता क्या है कि मान लीजिए हिमालय क्षेत्र की बात करें, पहाड़ों वाले क्षेत्र की बात करें, या तो समुद्र के किनारे वाले पर्यटन की बात करें, तो इसमें लोग क्या इस समय जाएंगे जब जलवायु परिवर्तन होगा? तो मान लीजिए बाढ़ आ गया, ठीक है, बहुत पानी गिर रहा है, तो क्या वहाँ पे पर्यटक जाएंगे? नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है, वहाँ का स्थानीय व्यवसाय जो है ना प्रभावित होता है। अब बातें यहाँ पे आती है इसके विशेषताओं का, योगदान का। तो कह रहा है इससे क्या होता है, ग्लेशियर पिघलने का डर रहता है, तूफान आने का, बाढ़ आने का, है ना, ये सब डर रहता है। और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा डाल रहा है। ठीक है, क्या? जलवायु का परिवर्तन होना। कह रहा दोस्त कि सतत पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हमेशा सतत पर्यटन बना रहे और पर्यावरण संरक्षण किया जाए तो ये जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो रुक सकता है, क्योंकि हमारे पर्यावरण का संरक्षण ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जलवायु बार बार परिवर्तन होता है ना। इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण क्या है, जरूरी है। अगर हमारा पर्यावरण का संरक्षण होता है तो जलवायु जो है उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब अंत में बारी आती है दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे जलवायु परिवर्तन पर्यटन क्षेत्र को चुनौती देता है। जलवायु परिवर्तन क्या करता है, तो पर्यटन के क्षेत्र को चुनौती देता है, लेकिन जिम्मेदार और सतत उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग ठान लेना और जिम्मेदार बने तो इसको क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन को जो है नियंत्रित किया जा सकता है, ये हम लोगों पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कोविड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को चुनौतियाँ। जब कोविड-19 महामारी आया था, मतलब कोरोना का ईयर चल रहा था, उस समय पर्यटन क्षेत्र में कैसा स्थिति था? तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय, और लिखेंगे कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक पर्यटन उद्योग को भारी झटका दिया। किसने? कोविड-19 महामारी ने वैश्विक पर्यटन उद्योग को जो है भारी झटका दिया था। हवाई अड्डा, होटल और पर्यटन जो है ना, ये सब जो है ना क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। क्या हो गया था, बंद हो गया था। और इससे जो है ना स्थानीय लोगों को कमाई नहीं हो पा रहा था। ठीक, अगर इसके महत्व की बात करें तो कह रहा है कि पर्यटन क्षेत्र के रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। किससे? इसके कारण से, है ना। और कह रहा है कि लोगों की यात्रा में भय और सावधानी बढ़ी। इससे क्या हुआ, लोगों की यात्रा में जो है ना भय होने लगी और सावधानी लोग बरतने लगे। कब? कोविड-19 आया था तब। फिर बात करते हैं कि इसकी विशेषताओं का। तो कह रहा है कि लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों से होटल, हवाई परिवहन और स्थानीय व्यवसाय प्रभावित हुए। और इससे क्या हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म और घरेलू पर्यटन पर ध्यान दिया गया। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और घरेलू पर्यटन पे ध्यान दिया गया। और आगे कह रहा है दोस्त कि दीर्घकालीन प्रभावों में सतत पर्यटन, स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल बुकिंग का महत्व बढ़ा। और इसके कारण क्या हुआ, जब लंबे समय तक लोग पर्यटन नहीं कर पाए तो अब सतत पर्यटन बढ़ा। सतत मतलब समझते हैं, लोग लगातार पर्यटन कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा भी देख रहे हैं और डिजिटल बुकिंग का महत्व बढ़ा। लोग जो है ऑनलाइन अब बुकिंग करना चालू कर दिए हैं। और ये सब जो ऑनलाइन का सिस्टम चला था वो कोरोना ईयर से ही चला था। अब अंत में बारी आती है तो इसके निष्कर्ष का। तो लिखेंगे महामारी ने पर्यटन उद्योग में चुनौतियां बढ़ाई, लेकिन नवाचार और सतत उपाय इसे मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इससे नवाचार आया, नया नया विचार आया। जैसे कि मान लीजिए डिजिटलीकरण पहले नहीं था, लेकिन इसके बाद जब डिजिटलीकरण आया तो हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन हो गया। और इसका सतत उपाय जो किया जा रहा है, इससे उसको और भी मजबूत बनाया जा रहा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 9वें नंबर क्वेश्चन को भी समाप्त किया। अब बारी आती है इसके 10वें नंबर क्वेश्चन का, जो हमारा है रोमांचकारी पर्यटन और सुरक्षा पहल। क्या है? रोमांचकारी पर्यटन और सुरक्षा पहल, जिसमें से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे कि रोमांचकारी पर्यटन जैसे पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, पर्वतारोहण, स्कूबा डाइविंग युवाओं में जो है ना क्या है, लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, ये सब जो पर्यटन है, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, पर्वतारोहण, पहाड़ों पे चढ़ना, स्कूबा डाइविंग, है ना, ये सब जो है ना आजकल के यंग युवाओं में जो है ये क्या है, रोमांचकारी पर्यटन है। इसको लोग हमेशा
करना चाहते हैं, है ना। अब बात करते हैं इसके महत्व का। कह रहा है यह पर्यटन साहसिक अनुभव, यह जो पर्यटन है ना वो साहस को बढ़ाता है, ठीक है, रोमांच मतलब इंटरेस्टिंग देता है और मानसिक उत्सव प्रदान करता है, ठीक है, मन को जो है ना उत्साह मतलब एनर्जी प्रदान करता है या तो खुशी प्रदान करता है। कह रहा है दोस्त कि इसके माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ता है। ये पर्यटन से क्या होता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलता है और वहाँ का रोजगार जो है ना वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो है इसका महत्व हुआ। अब बात करते हैं अगर इसके विशेषताओं और योगदान का, तो कहा गया कि सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षित गाइड और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। इसमें से जो है ना सुरक्षा उपकरणों का, प्रशिक्षित गाइडों का मतलब उसको सिखाया जाने वाले जो सीखे हुए लोग हैं वैसे गाइड की जरूरत है, और नियमों का पालन करना जो है ना इसमें क्या है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कह रहा है कि सही सुरक्षा उपायों के साथ रोमांचकारी पर्यटन सुरक्षित और आनंददायक हो सकता है। अगर हम लोग सुरक्षा उपायों के साथ पर्यटन करते हैं तो ये जो है ना हमारे लिए सुरक्षित और आनंददायक मतलब इंजॉयबल हो सकता है। अब अंत में बारी आती है दोस्त निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि रोमांचकारी पर्यटन आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अगर हम लोग रोमांचकारी पर्यटन करते हैं ना तो ये क्या है, हमारे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बशर्ते सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाए तभी, है ना। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने इसके 10 क्वेश्चन को समाप्त कर लिया। जो भी 10 क्वेश्चन थे सारे 10 क्वेश्चन को समाप्त कर लिया, ठीक है। बस इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बचा हुआ। तो अगर आपको इसका एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को बता दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।